नमस्ते बच्चों। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री की चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। सो बच्चों, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक की पहली चैप्टर है हिस्ट्री की बुक की। तो आज हम लोग यही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला चैप्टर जो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि कैसे समय के साथ साथ 1000 साल में 2004 में हम लोग देख रहे हैं कि कितना सारा चेंजेस हो रहा है वर्ल्ड में। पहले का वर्ल्ड कुछ अलग था, अब का वर्ल्ड बहुत ही अलग है। क्योंकि अब 5G, एक समय 4G था, एक समय 3G था, एक समय 2G था और एक समय कोई जी नहीं था। तो वैसे ही अब समय के साथ साथ मतलब सब चेंज हो रहा है 1000 साल 2000 साल पर जैसा। तो मैप 1 है अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जोग्राफर अल इद्रिसी इन द 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। सो बच्चों, ये जो मैप आप देख रहे हैं पेज 1 पर ही, कि ये जो मैप है, ये जो मैप आपको इंडिया का असल में जो कि दिखा रहा है लैंड और सी है, उसका मतलब जो फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है। तो ये पता है बच्चों, ये किसने बनाया था? ये एक जोग्राफर अल इद्रिस ने बनाया था, जि, जिसने वर्ल्ड मैप का ड्राइंग किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया को शो किया है। Take a look at maps 1 and 2. Map 1 by imaged by Arab geographer Al Idris. The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world। तो बच्चों, मैप 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि मैप 1 जो है वो अरब जोग्राफर अल इद्रिसी ने बनाया था, जैसा मैंने आपको बताया, और ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है फ्रॉम द मैप ऑफ वर्ल्ड मैप से। मैप 2 वाज मेड बाय 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर बच्चों क्या होता है? एक जो इंसान मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर ऑफ द सेम एरिया। तो बच्चों, ये जो मैप है ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये भले दिखते सेम जैसे बट है अलग अलग। इन अल इद्रिशीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी कुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। तो बच्चों, पहले वाले मैप में आप देख सकते हैं समुद्र के उस पार लंका दिख रही होगी आपको, और समुद्र के इस पार आपको मतलब साउथ इंडिया दिख रहा है, जैसे कन्याकुमारी या रामेश्वरम। तो बच्चों, आगे है प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक में सारे नाम, जगह के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया है, इसमें सारे इसमें सारे यानी कि मतलब फ्रेंच नेम सब दिए हुए हैं। और ये इंडिया का पूरा मैप है फ्रॉम वेयर द इंडिया स्टार्टेड, बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बट अब का जो मैप होता है वो पूरा अप्रोप्रिएट रहता है, बता देता है कि चाइना कहाँ से, इंडिया कहाँ से, साउथ अफ्रीका कहाँ से सब दिखता है, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज जो होती है वो मतलब वेल डिफाइंड होती है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। तो कनौज बच्चों एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो एक बहुत प्रसिद्ध जगह है हिस्ट्री में। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 2 जो बना था वो 600 साल बाद बना था मैप 1 के, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो बच्चों, उस समय में जो मैप 1 था जिसने अल इद्रिकी ने बनाया था, तो वो जो मैप था ना बच्चों, तो वो मतलब उस समय में जो इंडिया की जो नॉलेज थी दूसरों के पास, उस हिसाब से बनाया गया। बट 600 साल बाद जो चेंज हुआ नॉलेज, वो उसका जो मैप है वो आप लोग के सामने मैप 2 में। तो समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन सब चीज़ चेंज होती है। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो बच्चों, आप इस मैप में देख सकते हैं कि सारा कोस्टल एरिया डिफाइंड है और उसके साथ साथ मतलब डिटेल्ड है।
तो आगे दिया हुआ, दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस। सो ये मैप मेनली यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे, जो कि मतलब कारोबारी होते थे, जो कि शिप या वॉयजेस मतलब शिप का जो नहीं होता है, शिप से जो कारोबार सब होता है वो सब करते थे। चैप्टर 6 में इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast? Follow the course of river Ganga and see how it is shown. What do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between coastal and inland areas in this map? So बच्चों, ये काम तो आपका है। ये से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मतलब रिवर गंगा को दिखाया गया है, वो कितनी दूर तक जाती है और वो लास्ट में बे ऑफ बंगाल से मिलके कहाँ जाती है। बट इस मैप में आपको देखना है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, अब के मैप से और उस वो मैप 2 जो दिया उसमें से। तो इक्वली important is the fact that the science of cartography differed in two periods. So बच्चों, इक्वली सबके जो फैक्ट है कि साइंस का जो कार्टोग्राफी है वो कितना डिफरेंट हुआ है दो पीरियड्स में। दो पीरियड्स मतलब दो समय में कितना सारा मतलब डिफरेंस आया कार्टोग्राफी में, ये आप देख सकते हैं मैप 1 और मैप 2 से। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो बच्चों, इसमें लिखा हुआ इस लाइन का ये या तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट रीड करते थे, मैप बनाते थे या तो फिर लिखते थे पास्ट का, उनके पास जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो भी कॉन्टेक्स्ट था, वही वो लिखते थे। इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, जो इंफॉर्मेशन उस समय में प्रोड्यूस की गई थी। बट बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, समय के साथ साथ सब चेंज होता है। समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन चेंज होती है, समय के साथ साथ इंसान चेंज हो जाता है, तो इंफॉर्मेशन तो बच्चों चेंज होगी ही। हर इंसान समय के साथ चेंज होता है और मतलब समय के साथ साथ वो ढल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं। न्यू एंड old terminologies. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? जब information समय के साथ साथ change हो जाती है, what about language and meaning? Language और meaning भी तो change होगी। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Historical records के हिसाब से language भी periods के साथ साथ, सालों के साथ साथ change होती रही। Medieval Persian for example, it's different from modern Persian. Medieval Persian मतलब जो पहले के समय में जो पर्शियन भाषा बोली जाती थी, वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत अलग भाषा है। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also changes over time. तो बच्चों, द डिफरेंस ये नहीं होता है कि ग्रामर और वोकेबलरी में ही चेंजेस आती है, बट डिफरेंस ये भी आता है कि समय के साथ साथ उस शब्द का मतलब चेंज हो जाता है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल में हिंदुस्तान शब्द को ले सकते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज आप हिंदुस्तान शब्द को ही ले सकते हैं। आज हम हिंदुस्तान को इंडिया बोलते हैं, जो कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। मॉडर्न और यानी कि इंटरनेशनल एक कंट्री और एक स्टेट है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by Minhaj e Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. तो इसमें क्या लिखा बच्चों, वेन द टर्म वाज यूज, हिंदुस्तान जो शब्द था वो जब यूज हुआ था 13th सेंचुरी में, मिनहाज ई सिराज ने किया था। एक क्रॉनिकलर बच्चों की जो मतलब परमानेंटली जो यहाँ पे रहते, हु रोट इन पर्शियन में लिखे, उन्होंने बताया कि पंजाब का जो एरियाज और हरियाणा का जो एरियाज था, वो जो लैंड आती है गंगा और यमुना के बीच, वो हिंदुस्तान है। तो बच्चों, इधर लिखा हुआ था हिंदुस्तान जो टर्म था उसका मतलब आज मॉडर्न इंडिया में, इंडिया हम लोग कहते हैं, जो कि एक नेशन स्टेट है। बट
एक 13th सेंचुरी में जो नाम हिंदुस्तान यूज़ किया गया था मिन्हाज ई सिराज के द्वारा, जो कि एक क्रॉनिकलर थे। बच्चों, क्रॉनिकलर क्या होता है? वो इंसान जो पुरानी चीज़ों पे किताब लिखता है या उस पे फैक्ट्स लिखता है। उन्होंने पर्शियन में लिखा कि हिंदुस्तान का मतलब होता है पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में जो यानी लैंड आती है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वे अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। उन्होंने ये टर्म इसलिए यूज़ किया, एक पॉलिटिकल सेंस में, एक राजनीतिक सेंस में यूज़ किया था। जो लैंड्स दिल्ली सुल्तान के अंदर अंदर पूरा डोमिनियंस था उनका, जहाँ पे उनका राज था, वो हिंदुस्तान है। The areas included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included in South India. इनका मतलब था जो एरियाज है जो shifted with the extent of sultanate, जैसे जैसे सल्तनत बढ़ता वैसे वैसे extend कर रहा था, but the term never included South India. but ये term कभी भी हिंदुस्तान साउथ इंडिया के लिए नहीं यूज हुआ। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. By contrast, in the early 16th century, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया था डिस्क्राइब करने के लिए जो भी जोग्राफी थी, जो भी फाउना थी, जो भी कल्चर था। फाउना मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे नहीं, मतलब जोग्राफी और फाउना का मतलब उसके अंदर जो भी मतलब जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जो भी कल्चर आता है ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इंसान सब रहते हैं, तो वो हिंदुस्तान है। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th century पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। तो ये आगे जाके हम लोग देखेंगे 14th century के एक पोइट थे अमीर खुसरो, जिन्होंने वर्ड हिंद यूज़ किया था अपनी पोइट्री के लिए। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल entity like India did exist, the term Hindustan didn't carry the political national meaning which we associate with it today. So इस पैर का ये मतलब है कि जो भी आइडिया था जोग्राफिकल कल्चरल इनिटिटी के लिए, इंडिया के लिए जो यूज़ किया गया था, एग्जिस्ट करता था। द टर्म हिंदुस्तान डिडंट कैरी द पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग। हिंदुस्तान का जो टर्म था वो मेनली मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग एसोसिएट करता था आज के दौर में। बस हिंदुस्तान कहा जाता है, जो पुराने समय में ही नाम रख दिया गया था। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Historians जो थे उन्हें हर एक टर्म का केयरफुली नाम रखना पड़ा था बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। मतलब उस समय उसका मीनिंग अलग था और आज के समय में वो मीनिंग अलग हो जाती है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। फॉरेनर एक शब्द है, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। जो ये टर्म मेनली उसके लिए यूज़ होता है जो कि एक इंडियन नहीं है, जो कि बाहरी देश से है, वो फॉरेनर है। इन द मिडाइवल पीरियड ऑफ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। तो फॉरेनर पहले मिडाइवल पीरियड जो सबसे पहला दौर चला था पूरे समय में, तो वो जो फॉरेनर का मतलब होता है स्ट्रेंजर, जो कि हमारे कल्चर हमारे सोसाइटी का नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो मतलब पार्शियन में उस शब्द को फॉरेनर को अजनबी कहते हैं, बट हिंदी में उसे परदेसी कहा जाता है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट। तो देखो बच्चों कि जो भी फॉरेनर शब्द था उसका मतलब अलग हो जाता है पहले के समय से, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। हिंदी में परदेशी होता है, पर्शियन में अजनबी। एक सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. एक शहर में रहने वाला हमेशा एक जंगल में रहने वाले को फॉरेनर ही कंसीडर करता है। But two peasants live in the same village were not foreigners to each other, even though they have may had different religious or caste background. So बच्चों, एक ही जगह पे दो पीजेंट, दो खेती बाड़ी करने वाले इंसान भले ही अलग धर्म के हो, भले यानी कि अलग कास्ट हो, कुछ भी बैकग्राउंड के हो, बट
वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, फॉरेनर नहीं है, दे आर इक्वल और दे टू बोथ live in the same place. That's why they are equal. Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of the investigation. तो बच्चों हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज का यूज़ करते हैं वो, ताकि वो पास्ट के बारे में जान सके। और डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इस दौर को पढ़ते हुए वो पहले का दौर भी पढ़ते, साथ साथ इन्वेस्टिगेट करते कि आज का दौर पहले से डिफरेंट है कि पहले का कुछ सिमिलर होती है। तो last year, for example, you read about rules of the Gupta dynasty and the हर्षवर्धन। तो हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 750 years ago का बात सब हम लोग पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ पीरियड। तो आप लोग देखेंगे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ना हर दौर का पढ़ाई करते हैं, पहले का किया, उस समय का, उसके बाद दूसरा किया, उसके बाद तीसरा किया, मतलब जो मिडाइवल था मिडाइवल वाला उस समय की पढ़ाई किए, फिर मॉडर्न वाला इस समय का पढ़ाई कर रहा, साथ साथ पिछले वाले को मिलाकर चल रहा है ताकि वो पूरा हिस्ट्री जान सके। तो दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। वो मेनली उनका मेन हिस्टोरियंस का क्या रहता है इंफॉर्मेशन का सोर्स? कॉइन्स, उस समय के सिक्के, उस समय का इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखा हुआ, उस समय का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब क्या? उस समय का पेंटिंग, उस समय का कैसे मतलब मंदिर बना था, कैसे बिल्डिंग बनती थी, और कैसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब उनके द्वारा लिखी गई किताब इंफॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके साथ साथ मतलब वो हर समय नहीं पढ़ा पाते थे, हर समय मतलब उनसे नहीं हो पाता था कि वो पूरा किताब पढ़े। इसी कारण से ये जो हिस्टोरियंस की लाइफ में भी कुछ डिसकंटिन्यूटी आई है, कुछ समय का पढ़े, अभी कुछ समय का बाकी है पढ़ना। पढ़ना मतलब क्या बच्चों? उस पर खोज विचार करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये डिसकंटिन्यूटी आई है उनके लाइफ में। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, किताबों की संख्या बढ़ गई। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब क्या बच्चों? किताबें, न्यूज़पेपर, ये सब टेक्सचुअल रिकॉर्ड है। इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड, समय के साथ साथ बढ़ते गए। देन स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन भी चेंज होती रही है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम्स चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो जो पेपर होता है, पेपर मतलब क्या? कागज़ जो होता है वो सस्ता होते गया और सब यूज़ करने लगे, सब जगह वो अवेलेबल होता है। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, chronicles of rulers or letters and teaching of saints, petitions of and jurial records, and for registers of accounts and taxes। तो बच्चों क्या मतलब मेनली पेपर का उस ज़माने में या इस ज़माने में जो भी यूज़ होता है उसमें से कुछ होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट मतलब बच्चों धार्मिक कुछ किताबें, कुछ लाइनें लिखना। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, रूलर्स पे किताब लिखना, रूलर्स मतलब राजाओं के जीवन पे किताब लिखना। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, लेटर्स, और लेटर जो होते हैं बच्चों जो भी मतलब खत जिसको बोलते हैं हिंदी में, पत्र, वो जो लिखते थे। और सेंट, सेंट मतलब क्या बच्चों? वो मॉन्क सब जो होते हैं ना, जो मतलब सेंट सब जो एक धर्म को फैलाते हैं समय के साथ, वो उनकी जो टीचिंग्स होते हैं, जो भी वो अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हें लिखते थे। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स बच्चों जो भी कोर्ट में फैसला होता है वो रिकॉर्ड लिखते थे, कौन कौन सा केस हुआ है वो सब लिखते थे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और अकाउंट का और टैक्स का जो भी काम रहता था वो सब देखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे अलाउड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच्चों क्या होते हैं? पहले के समय में जो मतलब
were collected by the wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. उस समय के जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो होती थी उस समय का लिखा हुआ, उसे कलेक्ट किया जाता था बाय वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल मतलब जो धनवान लोग होते हैं, उन्हें बहुत शौक होता है कि वो आर्टिफैक्ट सब यानी कि कलेक्ट करे। तो मैन्युस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स होता है या आर्टिफैक्ट्स होता है जो कि उस समय के वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में रखे जाते थे। रूलर्स उन्हें अपने राजा के सिंग मतलब नहीं बोलते महल में सजा के रखते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। अब नहीं, अब उन्हें लाइब्रेरीज और आर्चिव्स, आर्चिव्स क्या होता है बच्चों, एक प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है, तो वो आर्चिव्स होते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। मगर उन्हें पढ़ना बहुत कठिन होता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप चल जाइए इजिप्ट की पिरामिड्स में। इजिप्ट के पिरामिड्स में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पे एक यानी कि लिखा गया दीवालों पे, वो कोई नहीं पढ़ सकता है। उसे पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके उन पेंटिंग्स को कोई समझ पाता है। टुडे ऑल जो बच्चों ये आर्चिव में है उसके आगे का मैं पढ़ी हूँ। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों हर जगह लाइब्रेरी होती है, म्यूजियम्स होते हैं, तो वहाँ पे उसे आर्चिव्स को रखा जाता है एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड पहले के ज़माने का। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन those days, so scribes copied manuscripts by hands। तो वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स मेनली हैंड से लिखा करते थे क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। ये तो पता है बच्चों, हम लोग कभी कभी फ्रेंड्स से नोट्स वोट्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती थी तो लिखने में, क्योंकि हाथ दर्द होते थे। समटाइम्स यू कांट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। तो हम लोग तुक्का तो बच्चों मारते ही जब किसी के हैंड राइटिंग हमें समझ नहीं आती है। तो एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो हम लोग डिफरेंस देखो बच्चों, हमारे जो फ्रेंड लिखता है उसमें और हम जो लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आता है। कॉपीइंग में कैसा हमारी राइटिंग अलग है, हम उस वो शब्द जो नहीं उसके कॉपी में अलग हो सकता है, हम लोग के कॉपी में अलग हो सकता है, जो शब्द उसके कॉपी में हम लोग को समझ नहीं आ रहे हो, जो उसने हमें तुक्का मारा है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर। द स्मॉल डिफरेंस ग्रो ओवर centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। So इधर पहले बच्चों इस पैरा का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ये जो मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आता है हमारे कॉपी में, ये कभी कभी सिमिलर हो सकता है बट कभी कभी नहीं होता। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग जो होता है वो भी सिमिलर है इसी तरह। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। तो कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो भी स्मॉल चेंजेस के साथ आता है। अ वर्ड हियर, सेंटेंस देयर, एक शब्द अलग तो दूसरा सेंटेंस अलग। दिस डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये डिफरेंस जो आता है वो सदियों से चला आ रहा है। ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स जब तक यानी कि नहीं आ गए और सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम अनदर। और इसी के साथ साथ सारे शब्द एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं और डिफरेंट होते हैं। और मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सदियों से ही मतलब डिफरेंस आते रहे हैं टेक्सेस में भी। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाउंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो मतलब जो ओरिजिनल ऑथर जो होते जो उस किताब को लिखे उसकी कॉपी में आपको कुछ मतलब गलतियां दिख जाएंगी, बट जो असली मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसको उसके खुद के मालिक, उसके खुद के ऑथर ने लिखा है, वो मतलब आपको जल्दी नहीं मिलेगी क्योंकि वो रेयर फैक्ट होती है, वो जल्दी आपको मिलेगी नहीं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मतलब बच्चों जो उसके बाद जो किताब को फिर से अपने हाथों से लिखे, मतलब इसको बच्चों एक तरह से कहा जाता है हिस्ट्री को जिंदा रखना। हिस्ट्री को मतलब वो जिंदा रखते हैं उसी चीज को बार बार लिख कर। तो
हम लोग को कॉपी मिलती है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जल्दी नहीं मिलती है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसीलिए हिस्टोरियंस भी जो रहते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन पे भी तुक्का मारते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ऑथर जो लिखे उन्हें वो बात समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं कि तुक्का मार के अच्छा ये शब्द हो सकता है तो वो लिख देते हैं, इसीलिए वो ओरिजिनल कॉपी नहीं होती है। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज ए क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब जो ऑथर्स होते हैं वो जो अपना लिखा हुआ किताब या डॉक्यूमेंट होता है वो समय समय पर चेक करते रहते थे उस समय। मतलब हमेशा नहीं, कोई ओकेशन रहता था तभी वो चेक करते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। तो 14वीं सदी में क्रॉनिकल्स जियाउद्दीन बरानी जो थे उन्होंने 1356 में अपनी पहली किताब लिखी थी, और उसका अनदर वर्जन जो था, मतलब दूसरा जो पार्ट था, मतलब दूसरा पार्ट जो था वो मतलब 2 साल बाद लिखी थी। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिडंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1916। जो पहला पार्ट था, जो दूसरा पार्ट था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। ये क्योंकि उस समय हिस्टोरियंस ये नहीं जान पाते थे कि फर्स्ट वर्जन का एग्जिस्टेंस 1916 से आया है, बट दूसरे पहले वर्जन का उस समय उतना मायना नहीं दिया जाता था जब दूसरा लिख लिया जाता था। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया उस समय उतना नहीं दिया जाता था, इसीलिए वो कहीं पे किसी किताब के मतलब लाइब्रेरी में रहती थी या तो कहीं और बंद रहती थी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो कि उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी 7 to 8 पेजेस तक, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो कल इस चैप्टर को या तो ख़त्म कर दूंगी या तो फिर पार्ट 2 या पार्ट 3 में दूंगी। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वर्ड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।